नमस्कार, जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का झारखंड दौरा, बोकारो और गुमला में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। रांची में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। सीएम धामी ने किया युवा महोत्सव का शुभारंभ। 14 नवंबर तक होगा आयोजन। उत्तराखंड वॉलंटियर पोर्टल भी हुआ शुरू। जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने पर चर्चा। लालकुआ चेयरमैन पद पर 13 लोगों ने की दावेदारी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 5 समितियों का किया गया गठन। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। हरिद्वार में 11 नवंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम। सीएम धामी शामिल होंगे कार्यक्रम में। हर की पैड़ी पर HRDA द्वारा 500 ड्रोन का आकर्षक शो। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय भाषा के संवर्धन को लेकर आह्वान किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यहाँ की भाषा बोली से लेकर यहाँ की संस्कृति से भी पीएम मोदी का एक अलग लगाव है। जिस तरह से पीएम मोदी ने यहाँ के युवाओं महिलाओं से अपनी भाषा बोली के संवर्धन की बात की है, उसका व्यापक असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। इससे उन लोगों को प्रेरणा मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव रहा है, यहाँ की बोली, भाषा, पहचान, यहाँ का जो पहनावा है उसको लेकर उन्होंने समय समय पर यहाँ के वासियों के साथ अपनी बोली भाषा में बात करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दी है। क्योंकि देखिए, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो विलुप्ति गार में जो भाषाएं जिनको यूनेस्को के द्वारा कहा भी गया है, उस भाषा को उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को ये एक अपने बात से, अपनी भाषण में हमेशा से उन्होंने कहा है कि इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से इसके लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और हमारे संस्कृति साहित्य कला परिषद के द्वारा भी हम समय समय पर ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उन्होंने कल जो राज्य स्थापना दिवस पर एक विशेष रूप से उन्होंने जो 9 मंत्र बताए हैं यहाँ के लिए, उत्तराखंड देवभूमि के लिए। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ के नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज उपचुनाव के लिए लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और अपने उम्मीदवार को वोट देने की अपील की जा रही है। भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर मंगलौर की सीट की जीत को वो हरिद्वार समझते हैं तो उनके इस कथन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हरिद्वार को क्या बनाना चाहते हैं। देखिए, केदारनाथ तो 100% हम जीत रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो मुगालता कांग्रेस पाल रही है वो अब की बात सब के सामने आ जाएगा। और कांग्रेस, मैं अभी एक बयान करण मेहरा का देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार की सीट जीतेंगे। अगर मंगलोर को वो हरिद्वार समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस ओर इशारा कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से हरिद्वार को मंगलोर बनाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथि को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं खेलों की सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का गठन भी किया गया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति GTCC का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। तैयारियां 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी है।
हम लोग उसके अब फिनिशिंग टचेस में चल रहे हैं और जैसे ही जीटीसीसी आ जाती है गठित, और यद्यपि जीटीसीसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो जैसे ही कमेटी आती है, कमेटी के साथ हम लोग बैठकर बाकी और निटी-ग्रिटी जो है वो तय कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 28 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेल को आगाज करेंगे। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर रविवार को जनसैलाब दिखाई दिया। स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही गुड़ गंगा को, संस्कृति को बचाने की लड़ाई है और तमाम जितने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं सभी एक होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप देखिए हमारी ज़मीनें, हमारे पुरखों की ज़मीनें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। हमारी जो नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, उस पर हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाहर से तमाम तरह के माफिया, नौकरी खोर लोग इस राज्य में आ गए हैं, ज़मीनें लूट रहे हैं, हमारी नौकरियां लूट रहे हैं, हमारे तमाम संसाधन जो हमें मिलने चाहिए थे, हमारे लोगों को मिलने चाहिए थे, उन पर अधिकार जमा रहे हैं। की पीढ़ी तक हम लोग का जो आंदोलन है, इसमें मूल निवास और भू कानून जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए हमने राज्य के लिए आंदोलन दिए थे, हमारी माता बहनों ने शहादतें दी थी। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और रामपुर तराई जैसी जघन्य घटनाओं से हमारी माता बहनों ने झेला था। इस त्रासदी को झेलने के बाद भी आज राज्य के युवाओं को, माताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, यहाँ का तमाम जो जमींदार हैं उनकी जमीनें बिकती जा रही हैं और बाहर से लोग आकर के जबरन फर्जी दस्तावेजों को बनाकर यहाँ कब्जा कर रहे हैं, जिसके विरोध में स्वराज सेवा दल हमेशा पुरजोर विरोध करता है। उत्तराखंड की सभी सड़कें 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त होंगी। पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह विष्ट ने कहा कि धामी सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। प्रदेश की धामी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। उत्तराखंड में बरसात के कारण कई स्थान में सड़कें खराब हो जाती हैं। लोक निर्माण विभाग, एनएच, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित मुख्य मार्ग, ग्रामीण सड़कों में कार्य शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण, हमारे चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे एनएच के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से उसका पूरा करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टरों को यूं तो धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है, खासकर तब जब गरीब और असहाय मरीज अपनी उम्मीदों के साथ सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। पर क्या हो जब वही डॉक्टर मरीजों के साथ असंवेदनशील और लापरवाह व्यवहार करें। रुड़की सिविल हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों की लापरवाही और कठोर रवैये से मरीजों को निराशा हाथ लग रही है। अस्पताल में आने वाले लोगों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड की महिला डॉक्टर अधिकतर ड्यूटी से गायब रहती हैं और जब आती भी हैं तो फोन में व्यस्त रहकर मरीजों को अनदेखा कर देती हैं। हरिद्वार के सीएमओ आर.के. सिंह ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लापरवाह डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मरीजों के साथ व्यवहार सुधारने के निर्देश समय पर दिए जाते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डॉक्टर व्यवहार में सुधार नहीं ला रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। महिला डॉक्टर का तो जो रवैया है बहुत खराब है। वो ये समझते हैं कि शायद जो है सरकारी नहीं है, ये तो प्राइवेट है। हर आदमी बैठा रहता है, मोबाइल देखता रहता है, उसके अलावा उनको कोई दिक्कत नहीं। एक बदौरा जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, वो होते हैं, क्योंकि उनसे मेरा पुराना परिचय भी है, लेकिन वैसे सामान्य रूप से भी बहुत इससे मैं सुबह की ड्यूटी डॉक्टर वंदना की है। डॉक्टर वंदना यहाँ पर ड्यूटी पे बिल्कुल नहीं है। कौन है वंदना, मैं तो जानता नहीं। अभी महिला डॉक्टर है कोई ड्यूटी? कोई महिला डॉक्टर नहीं। जैसे आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है, इसको मैं अपने लेवल पर पर्सनली गोपनीय रूप से मैं जांच भी करा लूँगा इसकी। यदि ऐसा कुछ मिलता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसकी जांच अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है
और मैं इसमें सीएमएस से बात करूंगा, अपनी गोपनीय रूप से जांच भी कराऊंगा। यदि उसमें मुझे पाया जाता है तो जो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। देखिए, तो निश्चित तौर पर जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है उसमें हमारे द्वारा लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, माननीय मंत्री जी के द्वारा भी दिया जाता है कि आप कम से कम व्यवहार अपना एक अच्छा रखिए मरीज के प्रति, क्योंकि वो मरीज कुछ सोच के हमारे पास आया हुआ है। निश्चित तौर पर इस पर यदि कहीं ऐसा कोई मामला आता है। काशीपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन काशीपुर इकाई द्वारा पहली बार आयोजित काशीपुर आइकॉन अवार्ड 2024 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। बता दें कि जिसमें फिल्मी सितारे और मीडिया जगत की हस्तियां पहुंचेंगी और काशीपुर क्षेत्र के विकास में अपना अहम योगदान देने वाले व्यक्तियों और महिलाओं को सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम के दौरान जहां भाग्यश्री और शम्स ताहिर खान काशीपुर के लोगों के साथ टॉक शो के माध्यम से जुड़ेंगे, तो वहीं देश का नामी ग्रामी म्यूजिकल ग्रुप भी अपनी प्रस्तुति से चार चांद लगाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लाइन पार संजय नगर कॉलोनी और 25 एकड़ कॉलोनी में द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहां किया गया, जिसमें स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा लगाया गया है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय को एक स्वास्थ्य सेवाएं देना है, क्योंकि लोग एक आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक नहीं है, उनके गली मोहल्ले पे जाके, उनके गांव पे जाके हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। और जितना भी हमारे इस एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार हैं, टेस्ट हैं, जो भी चीजें हैं वो व्यवस्था उन लोगों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा जो चल रहा है, अभी हमारा जैसे सैनिटरी पैड है, सैनिटरी पैड के माध्यम जैसे हम किशोरी बालिकाओं को स्कूलों में जाके उनको एक जागरूकता कैंप के माध्यम से उनको दे रहे हैं। और कैंपों में भी ऐसा है, जो ग्रामीण समुदाय के जो हमारी महिलाएं हैं वो इस हमारा जो मासिक धर्म है उनके प्रति लोगों के काफी भ्रांतियां हैं, लोग उन चीज को खुल के नहीं बोल पाते हैं, जबकि आने वाले समय में उससे कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है। क्योंकि आजकल ग्रामीण समुदाय पे लोग बहुत कम यूज करते हैं सैनिटरी पैड का, कपड़ों का यूज करते हैं, जिससे कि लोगों को काफी सारी बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि लोग इस तरफ ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और सैनिटरी पैड का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो वहीं हरिद्वार में 11 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि शाम 5 बजे से हर की पौड़ी पर HRDA द्वारा 500 ड्रोन का भव्य और आकर्षक शो प्रस्तुत किया जाएगा। ड्रोन शो के बाद दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें नगर निगम और विभिन्न संगठनों के सहयोग से हरिद्वार के सभी प्रमुख घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। लगभग 3.5 लाख दीपकों से गंगा के घाटों को रोशन किया जाएगा। ग्यारह तारीख को शाम को राज्य स्थापना दिवस समारोह के एक पार्ट के रूप में हम लोग गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग लगभग 3 लाख से अधिक दिए कुल 52 घाट जो हमारे हरिद्वार शहर के अंदर हैं, इन 52 घाटों पर जलाने जा रहे हैं। और इसमें एक भजन संध्या का भी कार्यक्रम है और ड्रोन शो का भी कार्यक्रम है। और इसमें प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। तो इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए ही आज ये बैठक हुई है। और इसको हमने 9 जोन में बांटा है और 52 सेक्टर में बांटा हुआ है। तो सारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में और बाकी अन्य विभागों के संबंधित जो अधिकारी सबके साथ में आज बैठक की गई है। उसी की तैयारियों के लिए आज कार्यक्रम किया है। कितने दिए जलाएंगे सर? ये दीपक हम 3 लाख से अधिक दीपक जला रहे हैं। और इसके लिए जो है हम लोगों ने समय निश्चित किया है 6:30 बजे शाम का। तो दीपक जो पूजन होगा और आरती होगी, आरती के बाद जो है ये कार्यक्रम होगा जलाने का।
और इससे पहले जो है जोन शो का कार्यक्रम है और 7 बजे से भजन का कार्यक्रम। 11 तारीख को दीपोत्सव का एक बहुत ही बृहद प्रोग्राम हमारे हरिद्वार जनपद में मनाया जाएगा, जिसमें करीब 3 लाख से ऊपर दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम हरकी पैड़ी और इसके आसपास के करीब 52 घाटों में करीब 4000 स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि और काफ़ी सारे लोग मिलाकर करीब 6 से 7 हज़ार आदमी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद भजन संध्या का भी एक कार्यक्रम है, तो काफ़ी जो अरेंजमेंट्स हैं पुलिस के वो लगा दिए गए हैं। पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 10 जोनों में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें करीब हमारा 400 से 500 आदमी हमारा पुलिस का कर्मी रहेगा तैनात। और उसके साथ साथ हमारी हरकी पैड़ी पुलिस चौकी का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, उसके लिए भी अरेंजमेंट्स हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिए जाने को लेकर मंथन किया, जिसमें लालकुआ नगर पंचायत चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने चेयरमैन पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कांग्रेस विधायक और नैनीताल निकाय चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने अम्बेडकर पार्क में बैठक आयोजित करते हुए कांग्रेस से चेयरमैन पद की दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशियों से गहन मंथन कर राय शुमारी ली। मैं ये कोशिश करूंगा कि जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की विचारधारा शुरू से आज तक कांग्रेस के प्रति रही हो, जो सक्षम भी हो और काम कर सकता हो, जिसके बारे में अधिकांश लोग बताएंगे भी कि जीत सकता है, और हर स्तर पर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हर क्षेत्र के लोगों से, और ऐसा प्रत्याशी आगे भेजेंगे जो इनको टिकट मिल सके। तय होगा पार्टी से, मेरे लेवल का बात नहीं है, ये सभासद के रूप में उसको टिकट देने का प्रयास करेंगे। लालकुआ नगर पालिका के दावेदारों की अभी यहाँ पर हम लोग सूची बना रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हल्द्वानी महानगर की मीटिंग करी, उससे पहले नैनीताल, भीमताल, भवाली, कालाडूंगी सभी नगर पालिकाओं में जाकर के हमने अपने प्रत्याशी को चयन किया है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, और कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा मानते हैं कि आज देखिए सरकार जो है वो चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो छात्र संघ के चुनाव हो, चाहे वो किसी प्रकार के चुनाव हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, वो हर चुनाव को चुनाव से डर रही है। इसका मतलब है कि सरकार जानती है कि उसने जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया है, जनता के हितों से हमेशा उन्होंने एक खेल खेला है, और जनता उनसे आज निश्चित रूप से पूरी तरीके से रूठी हुई है, और वे सब जानते हैं, और इन सब चीजों को जानते हुए वो लोग चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। पिथौरागढ़ के बेरीनाग नगर में कथित मस्जिद को लेकर राष्ट्रीय सेवा संघ ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बेरीनाग नगर में जीआईसी मैदान तक विशाल रैली निकाली और कथित मस्जिद को हटाने की मांग की। इस दौरान कथित मस्जिद को हटाए जाने की मांग प्रदर्शनकारी के द्वारा की गई। राष्ट्रीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पहले 3 माह से बेरीनाग में मस्जिद हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मस्जिद का मामला 2 महीने से चल रहा है, आप सभी के भी संज्ञान में है, पूरा भारत आज इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज एक विरोध प्रदर्शन पुनः इसके लिए किया गया है कि इसको हटाया जाए। जैसा कि आज प्रशासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। तो अभी बात हो रही है कि भवन स्वामी को जो है नोटिस भेजा जाएगा और आगे उस पर कार्रवाई करके सीज किया जाएगा। जो अवैध मस्जिद का मामला है ना, वो तो एक तो ये था जिसमें ये मस्जिद बन रही थी, उस समय यहाँ के प्रशासन ने उस पर क्या पैरवी करी? उस समय भी तो होता होगा प्रशासन, या उस समय नहीं था प्रशासन ने क्या पैरवी करी उस मस्जिद पर? उसे कहा जा रहा है कि भाई वो एडीएम को उसमें एडीएम साहब के उसमें मतलब मामला दर्ज है। अगर वो मामला दर्ज है तो इनको तो जो भवन स्वामी हैं उनको तो नोटिस दिए जा रहे थे कि आप काम न करें करके, क्यों मस्जिद वालों को क्यों नहीं दिए गए नोटिस? मेरा मकान तोड़ा गया तो ये मस्जिद क्यों नहीं टूट सकती है? मेरे के लिए कोई नोटिस नहीं आया, कोई केस नहीं, कोई अदालत नहीं। मैं जो कि यहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये चीज सबके लिए एक नियम, एक कानून होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी के द्वारा मैं मकान चाहता हूँ, मकान मेरा टूट गया कोई बात नहीं, पर मस्जिद भी तोड़ दो, मेरे को मकान भी नहीं चाहिए, टूटने दो। मसूरी में उत्तराखंड राज्य की 25वें स्थापना दिवस पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य के शहीद आंदोलनकारियों और अल्मोड़ा बस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिससे सबके मन को मोह लिया। तो वहीं स्थानीय कलाकारों ने अपने विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए।
जिस विकास की दर को छू रहा है वो सराहनीय है। वो एक गौरव का विषय है उत्तराखंड वासियों के लिए, और हर एक उत्तराखंड निवासी, उत्तराखंड का नागरिक इस बात से प्रफुल्लित है कि उत्तराखंड राज्य में आज रोजगार की बहु निश्चित उम्मीद है, अर्थव्यवस्था सुधरी है, साथ में गांव-गांव जल, गांव-गांव पानी, गांव-गांव सड़क पहुंची है, और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है। इस खुशी की लहर में हम लोग ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन करेगा और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं, और इंद्रमणि बडोनी जी जो नेता उत्तराखंड के रहे हैं, शहीद स्थल पर आज ये बहुत ही सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया जो यहाँ पे कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से होना था, मगर क्योंकि जो अल्मोड़ा में जो दुर्घटना हुई जिसकी वेदना सभी को है, ये कार्यक्रम बहुत ही छोटे उसमें कर दिया गया। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड देहरादून के तत्वाधान में विकास खंड सल्ट में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज देवायल के भव्य खेल मैदान में संपन्न हुए, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 में दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। नोडल अधिकारी खेल महाकुंभ दिनेश चंद्र फुलोरिया, कार्यक्रम संयोजक मोहन सिंह रावत, डॉक्टर अनुराधा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन सुंदर कुंवर और रश्मि प्रताप ने किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।